वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो। आज है 14 अप्रैल का दिन। आज की अगर बात करें तो आज तो मार्केट क्लोज था, लेकिन कल की अगर बात करें 13 अप्रैल की, तो एक अच्छा ज़बरदस्त ट्रेंड फिर से देखने के लिए मिला। वापस अपसाइड आते हुए मार्केट दिखाई दिया है, लेकिन यहाँ पे अभी भी कंसर्न ये है कि मार्केट तेज़ी से मार्केट ऊपर में ज़रूर आया है, लेकिन क्या ये फिर से तेज़ी है, क्या ये फ्रेश बाइंग है या क्या है ये। और हमने डिस्कशन भी किया था कि हो सकता है कि एक पुल बैक आपको देखने मिले, और उसमें जो रेंज डिस्कस करी थी वो 30,500 से लेकर 31,300 के बारे में हमने बात करी थी। और हमने डिस्कशन किया था कि शॉर्ट फ्रेश नहीं करना है, रादर नीचे में 30,000 से लेकर 29,000 के बीच में कहीं पे भी आता है तो यहाँ पे अच्छे बाइंग के लेवल्स हैं और यहाँ से अच्छी तेज़ी आपको देखने मिलेगी। बट इमीडिएटली कल देखें तो एक अच्छी तेज़ी से मार्केट खुलते हुए दिखाई दिया। जो प्रीवियस डे का ओपन है वो भी काफ़ी अच्छा होते हुए दिखाई दिया है, और उसने वायलेट भी नहीं किया है प्रीवियस डे के लो को। साथ ही में अगर कैंडल की बात करें तो काफ़ी बुलिश कैंडल बनाई है, और यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बार ये जो गैप है, ये गैप जो है वो फिल हो सकता है। अब यहाँ पे ये कंसर्न यही है कि क्या ये सिर्फ गैप फिलिंग है या फिर यहाँ पे फ्रेश बाइंग आते हुए दिखाई दे रही है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, एक दिन में कभी भी किसी भी इंसान का मूड चेंज नहीं हो सकता है कि एक दिन आपने जम के सेलिंग करी और दूसरे दिन जम के बाइंग कर ली है। ऐसा कभी भी मार्केट में नहीं होता है। लेकिन जो क्लियरली गैप फिलिंग है, ये मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली पॉसिबल है, और ये गैप फिल करके वापस अपने ट्रेंड में आ सकता है, या फिर वापस एक लेवल निकलने के बाद में, जो कि मुझे लगता है अराउंड 33,000 का है, 33,000 के ऊपर में फ्रेश बाइंग फिर से शुरू हो सकती है। बट तब तक अभी मुझे फ़िलहाल यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा अच्छा एक ट्रेंड अपसाइड का दिखाई देगा ऐसा बात नहीं है। तो एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है, वो क्लियरली मैंने पहले भी कहा है। लोअर लेवल्स पे आता था यहाँ पे इस रेंज में, तो यहाँ पे आप एग्रेसिव बाइंग करने की सोच सकते थे, लेकिन अभी करंट लेवल्स पे बाइंग नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा आपको इंट्राडे ट्रेड्स मिलते हैं, तेज़ी के ट्रेड्स मिलते हैं, प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट करें, यही स्ट्रेटजी आपकी अभी इस समय होनी चाहिए। तो हमने जो लेवल्स बात करी थी 30,500 से लेकर ऊपर में 31,300 तक की, तो हमने देखा कि जो लो बना है 30,722 का बना है, और हाई जो बना है 31,300 का। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको एक अपसाइड अच्छी देखने के लिए मिल रही है, और ये क्लियरली एक बुलिश संकेत हमको दे रहा है। लेकिन जब हम स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि गिरते समय जो वॉल्यूम थी वो वापस बढ़ते समय बहुत ऐसी खास आपको देखने नहीं मिल रही है। तो सिर्फ हम कह सकते हैं कि एक पुल बैक है, या फिर जिन्होंने शॉर्ट करके रखा था उन्होंने शॉर्ट कवर किए हैं अपने। तो डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग के कारण भी मार्केट इतनी तेज़ी से ऊपर आता है, क्योंकि जिस तेज़ी से ऊपर आया है ये डेफिनेटली मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये शॉर्ट कवरिंग है। जिन्होंने शॉर्ट किया था एग्रेसिवली, उन्होंने वापस से कवर किया है। और वो क्यों कवर किया है? क्योंकि महाराष्ट्र में पहले लॉकडाउन लगने की कंफर्मेशन थी, अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि 100% अभी महाराष्ट्र में लॉकडाउन होगा कि नहीं, इसलिए वहाँ पे पहले ही उन्होंने शॉर्ट कवर कर लिया। और जब बाद में न्यूज़ आई तो हमको क्लियरली ये समझ में आया कि लॉकडाउन जो है वो अभी नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक रिवर्सल देखने मिल रहा है। बट बहुत ज़्यादा अच्छी होप्स है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन भी देखें तो वैक्सीनेशन के लिए भी सारे के सारे अप्रूवल्स इमरजेंसी में दे दिए गए हैं, लेकिन ये वैक्सीन भी आते आते अभी कम से कम 10-15 दिन लग जाएंगे। और आप ये मान के चलिए, और बहुत सारे डॉक्टर रेडीज़ ने तो कहा है अभी और टाइम लगेगा इसको। लेकिन जब तक पूरी वैक्सीन्स आती है, तब तक अगर ये टाइम निकलता है, तब तक नंबर ऑफ़ केसेस और बढ़ते जाएंगे। 2 लाख तक केसेस आ चुके हैं। तो अगर कोरोना का मार्केट को फियर है तो मार्केट का ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट रहेगा, गैप फिलिंग के बाद में वापस आपको गिरते हुए नजर आएगा। इसलिए एग्रेसिवली बाय नहीं करना है, ये गैप का आप टारगेट रख के अपनी बाइंग कर सकते हैं। इसलिए मैक्सिमम अपसाइड की अगर मैं बात करूं पोटेंशियल की, तो अभी 32,700 अपसाइड के अंदर में जो हमारा जो सपोर्ट लेवल था वो फिर से रेजिस्टेंस लेवल बनते हुए नज़र आएगा। और यहीं पे नीचे के लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो 31,500 तक के लेवल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इस रेंज के अंदर में आपको कल मार्केट दिखाई दे सकता है 31,500 से 32,700 के बीच में। ये है बुलिश लेवल्स। और वहीं अगर हम बेयरिश लेवल्स की बात करें कि मार्केट फिर से इमीडिएटली गिरता है, तो 31,800 से लेकर नीचे में 31,000 के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इस लेवल के बीच में आपको ट्रेड्स देखने मिल सकते हैं।
बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फ़ाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टॉक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। तो इसके बारे में हमने कल भी डिस्कशन किया था कि जो 950 का लेवल है ये बहुत ही अच्छा बाइंग का लेवल है। अगर यहाँ आता तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यहाँ पे कंप्लीटली बाय करना है। फ्रेश शॉट का कोई व्यू नहीं था क्योंकि बहुत बड़ी फॉल थी, हमने लास्ट डे देखी है और मैंने क्लियरली कहा कि फ्रेश शॉट नहीं करना है। अगर इसका लेवल निकलता है जो कि इसका लो है, अगर ये निकलता है तो फिर भी हम सोच सकते हैं, लेकिन 950 तक का ही टारगेट रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, इसलिए फ्रेश शॉट जो है वो नहीं करने हैं। और इसकी क्लोजिंग की बात करें तो एक फ्लैट ट्रेंड ही देखने मिला है और डेफिनेटली इसमें अभी भी सेलिंग प्रेशर है क्योंकि जो लॉन्ग लेग डोजीज बनते हुए नज़र आ रही है वो क्लियरली शो कर रहा है कि अभी भी ऊपर जाने की मंशा नहीं है। वॉल्यूम काफ़ी हाई है स्टॉक के अंदर में, तो डेफिनेटली थोड़ा सा करेक्शन ज़रूर हमको देखने के लिए मिल रहा है स्टॉक के अंदर में, बट काफ़ी अच्छा स्टॉक है ये, काफ़ी अच्छी बैंक है। मुझे लगता है 950 के आसपास मिलता है तो बाय करना चाहिए। अभी अगर देखें तो इमीडिएटली अगर अपसाइड जाता है तो 1150 का मैक्सिमम अपसाइड दिखाई देगा, तो अपसाइड का टारगेट क्लियर है। और वहीं लो की अगर बात करें तो लो का सपोर्ट जो है अराउंड 1040 के आसपास इसको मिलता हुआ नज़र आएगा। तो अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाय या सेल की सलाह नहीं है। अगर बाय करेंगे तो 1150 के ऊपर में आप एग्जिट कर ले टारगेट के हिसाब से, और शॉर्ट है तो 1040 के बाद में और बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है। 100 डे का सपोर्ट है, इसलिए दोनों ही तरफ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में है। बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिनके पास में पोजीशंस है तो वो अपनी पोजीशंस को कंसिडर कर सकते हैं कि किस तरह से एग्जिट करना है, बाउंस में एग्जिट करना है या स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना है, वो डिसाइड कर सकते हैं। एक्सिस बैंक की बात करें तो ऑलमोस्ट बुलिश एनगल्फिंग कैंडल हमको देखने के लिए मिल रही है और हमने 650 का स्टॉप लॉस रखा था शॉर्ट सेल के लिए, और क्लियरली ये भी था कि अगर लो ब्रेक होता है तो फिर हमें 600 तक के लेवल देखने मिलेंगे। लेकिन कल लो ब्रेक नहीं हुआ है और वापस से अपसाइड आते हुए दिखाई दिया। 650 का स्टॉप लॉस था हमारा और वो स्टॉप लॉस अगर देखें तो क्लोजिंग बेसिस पर ट्रिगर हो चुका है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सिर्फ गैप फिलिंग की ही बात रह गई है, क्या ये गैप फिल करके वापस ऊपर नीचे आ जाएगा या फिर और ये वापस से कंटिन्यू ऊपर जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम्स अगर देखें तो कुछ खास बाइंग के अंदर में आपको वॉल्यूम्स देखने नहीं मिल रहे हैं। तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि एक दिन के अंदर में वापस मूड चेंज हो गया, क्योंकि ऑन एन एवरेज वॉल्यूम्स ही देखने मिल रही है। और जब इतनी वॉलेटिलिटी ऑन एन एवरेज वॉल्यूम के साथ आती है तो डैट इज़ अ क्लियर साइन कि कहीं ना कहीं मैनिपुलेशंस चलते हुए नज़र आ रही हैं और इस बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का कोई बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं रह जाता है। हालांकि डेफिनेटली मीनिंग है इसका, क्योंकि कैंडल का अगर फॉर्मेशन देखें तो वो बुलिश है, लेकिन ऊपर में रेजिस्टेंस है और ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट हमको पता है बैंकिंग सेक्टर को लेके अभी भी वीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। जिनके पास पोजीशंस है एक बार बाउंस में एग्जिट करके निकल जाएं, बाद में जब फ्रेश बाइंग मार्केट में आए तब इसके अंदर में बाइंग करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 680 के बाद में एक अच्छी वापस से बाइंग आनी चाहिए। जो मुझे लगता है कि अभी अगर आप इसका फॉर्मेशन देखें तो डेफिनेटली वीक है। और अभी अगर फॉर्मेशन की बात करें, अगर रिवर्सल की बात करें तो रिवर्सल इसमें 680 के बाद ही होगा, तो 680 के बाद में हम कुछ बाय करने की सोचेंगे। अदरवाइज़ अभी कोई इसमें फ्रेश बाइंग नहीं करनी है, अगर मौका मिले तो ऊपर में एग्जिट कर लें। बंधन बैंक की बात करें तो इसका भी हमने यही डिस्कस किया था कि सारे के सारे जो लोज बने हैं वो लोज ही सपोर्ट का काम करेंगे और एग्जैक्टली वही होते हुए दिखाई दे रहा है स्टॉक्स के अंदर में। जो इनके लोज थे वही सपोर्ट का काम कर रहे हैं और वापस से बाउंस बैक देखने के लिए मिला है। लेकिन कुछ खास यहाँ पे मूवमेंट नहीं है, अभी भी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे में है। वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा हाई दिखाई दे रही है, तो अभी इसके अंदर में कोई फ्रेश पोजीशंस बनाना रिस्क से ज़्यादा मुझे लगता है कि और कुछ नहीं है, क्योंकि अगर फॉर्मेशन देखें तो काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेशन ये बिगड़ चुका है। और जिस तरीके से ये फॉर्मेशन बिगड़ा है अभी मुझे लगता है कि यहाँ पे बाइंग अवॉइड ही करनी चाहिए तो बेहतर रहेगी। और सेल में भी कोई बहुत ज़्यादा दम की बात दिखाई नहीं देती है, तो बेटर रहेगा कि इस स्टॉक को हम अवॉइड करें। फेडरल बैंक की बात करें तो यहाँ पे आप ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम्स 2 दिन में आती हुई दिखाई दे रही है सेल और बाई के अंदर में, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रुझान मुझे लग रहा है कि स्टॉक में बना हुआ है। जब जब स्टॉक के अंदर में बड़ी मूवमेंट आती है तो आप देख सकते हैं कि बड़ी कैंडल्स बनते हुए नज़र आ रही है। हर बार वॉल्यूम के साथ में ही स्टॉक के अंदर में बाइंग होते हुए नज़र आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत है कि स्ट्रेंथ जो है वो बाइंग में डेफिनेटली है और लोअर लेवल्स पे तो डेफिनेटली देखने मिल रही है। और इसीलिए अगर आप देखें इतनी बड़ी गिरावट के बाद में वापस ऊपर आते हुए दिखाई दिया। लेकिन अभी रेजिस्टेंस इसका क्या है, रेजिस्टेंस है इसका 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, और दूसरा है कि इसने गैप जो है वो फिल कर दिया है। अगर इमीडिएटली कल ऊपर निकल जाता तो आप क्लियर कर समझ सकते हैं कि इसमें एक फ्रेश बाइंग आते हुए दिखाई दे रही है और आप वापस ऊपर के लेवल देख सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मुझे यहाँ पे कोई पोजीशन दिखाई नहीं दे रही है। बाउंस में कल मैंने ये रिकमेंड किया था कि निकलने की कोशिश करें, तो जिनके पास पोजीशंस है वो एक बार रिव्यू कर सकते हैं। कल अगर 76 के नीचे निकलता है तो एग्जिट कर ले, यही मेरा व्यू रहेगा। बात करें अगर HDFC बैंक की, तो यहाँ पे भी लोअर लेवल से जैसे सपोर्ट मैंने लास्ट डे डिस्कस किया था कि एक अच्छे सपोर्ट के आसपास ही है ये, तो यहाँ से एक बाउंस बैक देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन वॉल्यूम नहीं है। और ये बाउंस बैक में अगर देखें तो कैंडल की अगर बात करें पहले, तो कैंडल एकदम बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखने के लिए मिल रही है, लेकिन सिंस वॉल्यूम के साथ सपोर्ट नहीं है
डेफिनेटली सपोर्ट से बाउंस हुआ है पर वॉल्यूम की तरफ से सपोर्ट नहीं है, तो मैं मानता हूँ कि सिर्फ एक पुल बैक है और पुल बैक में आपको निकल जाना चाहिए, बेहतर रहेगा। क्योंकि वैसे भी अभी HDFC बैंक के साथ में काफ़ी रेगुलेटरी इश्यूज़ चल रहे हैं, काफ़ी इंक्वायरीज चल रही हैं, तो अभी इस स्टॉक को तो कम्प्लीटली अवॉइड करना बेहतर रहेगा। ICICI बैंक की बात करें तो 560 हमारा स्टॉप लॉस था क्लोजिंग बेसिस पे, एक्जैक्टली उसके ऊपर में क्लोज होते हुए नज़र आ रहा है। वॉल्यूम भी आप देखेंगे तो ऑन एंड एवरेज है, तो क्लियर है, मतलब है कि ये कोई बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एक पुल बैक है जो आपको देखने के लिए मिल रहा है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। जिनके शॉर्ट पोजीशन है उनके स्टॉप लॉसेस ज़रूर लग गए हैं, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग पोजीशन अभी बहुत एग्रेसिवली इनिशिएट नहीं करनी चाहिए। अगर आपको निकलने का मौका मिलता है तो स्टॉक से निकल जाएँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगेन IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो लोअर लेवल्स पे डेफिनेटली 48 तो बहुत ही अच्छा बाइंग जोन था और वहाँ पे एक बहुत अच्छा डेफिनेट सपोर्ट है। और हमने इसके लो के सपोर्ट की ही बात करी थी कि यहाँ पे लो पे इस पे सपोर्ट मिल सकता है, इसलिए शॉर्ट नहीं करना है। और जिस तरह की कैंडल बनी है सारे स्टॉक्स के अंदर हम देख सकते हैं बुलिश कैंडल बनी है, पर कहीं पर भी वॉल्यूम सपोर्ट नहीं है। क्योंकि जब सेल ऑफ होता है, सेल ऑफ के बाद में जब बड़ा सेल ऑफ होता है तो आपको हमेशा एक पुल बैक देखने के लिए मिलता है, और वही पुल बैक हमको देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि ये पुल बैक सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के थ्रू से सपोर्टेड है, कोई यहाँ पे फ्रेश बाइंग होते हुए नहीं दिखाई दे रही। और वो बाइंग आपको क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि FII DI दोनों की तरफ से कोई एक्शन नहीं है। तो इतनी बड़ी तेज़ी करना मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग का ही सहारा हो सकता है। कहीं पे भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको बाइंग देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि एक छोटा रिटेल इन्वेस्टर पूरे मार्केट में तो इस तरह की बाइंग नहीं कर सकता। डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग और थोड़ी बहुत FII DIs ने अगर बाइंग करी है तो करी है, अदरवाइज वो भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली अभी बाय नहीं कर रहे। तो जब तक वो एग्रेशन मोड में नहीं आता है तो बेटर रहेगा हमारे लिए भी कि भी एग्रेसिवली बाय ना करें। गैप जो है 56 के आसपास फिल होता हुआ नज़र आएगा। अगर उसके ऊपर टिकता है, उसके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली हम बाय कर सकते हैं, बाय करने की कोशिश करेंगे नए से फ्रेश से। लेकिन अभी मुझे लगता है कि अभी अवॉइड करेंगे बेटर रहेगा, क्योंकि नेगेटिव क्रॉसओवर भी आपको यहाँ दिख रहा है 50 डे × 20 का, तो यहाँ पे भी एक रिस्क है। तो डेफिनेटली कोई भी अपसाइड बाउंस आता है एग्जिट कर ले स्टॉक से, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे जैसा मैंने कहा था कि लोज अगर ब्रेक होते हैं शॉर्ट करके चलना है, नीचे में अच्छे लेवल्स देखने मिलेंगे। अभी वापस एक पुल बैक मिला है, पुल बैक के अंदर में अभी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो है इसका एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट ही करेगा, तो वापस से इसमें शॉर्ट बन सकते हैं। वॉल्यूम भी कुछ खास है नहीं, तो ये बेटर रहेगा, अवॉइड करेंगे। और इसमें शॉर्ट करना है तो मुझे लगता है कि जो लोज बने हैं, लोज है 17220 के, तो बेटर रहेगा 1700 के बाद में इसमें शॉर्ट बनाएंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और वैसे भी अगर ओवरऑल सिचुएशन देखें तो चार्ट के अंदर में एक ओवरऑल साइडवेज मूवमेंट ही चल रहा है, कुछ खास यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए बेटर रहेगा कि कोई भी पोजीशन हम अवॉइड करें। PNB की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है, क्लियरली एग्जिट करना चाहिए। जो भी फॉर्मेशन है, कोई भी बाउंस बैक मिलता है बिल्कुल एग्जिट करना चाहिए। अगर आपको वापस से 37 के आसपास मिल जाए एग्जिट कर लीजिए स्टॉक से। RBL बैंक की बात करें तो जिस तरह की कैंडल बनते हुए नज़र आ रही है, डेफिनेटली एक होप है कि एक रिवर्सल मिल सकता है, लेकिन कुछ ज़्यादा आपको अपसाइड बाउंस मुझे लगता नहीं है कि आपको दिखाई देगा। मैक्सिमम 200 तक के लेवल्स, अगर इसके ऊपर निकलता है तो 210 काफ़ी बड़ा हर्डल है, तो मैक्सिमम पुल बैक में 200 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बाकी अभी नो फ्रेश बाई, नो फ्रेश सेल। राइज में सेल करने की सोचेंगे लेकिन ओवरऑल मार्केट सिचुएशन देखते हुए, बट अभी फिलहाल सेल नहीं करना है। SBI की बात करें तो SBI में जिस तरह का पैटर्न बना है डेफिनेटली एक रिवर्सल का पैटर्न बन रहा है, लेकिन अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अगर कहेंगे इसको तो आप बुलिश हरामी पैटर्न कह सकते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं मिल रहा है। 320 एक अच्छा सपोर्ट है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर में होल्ड कर पा रहा है। ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, तो स्टॉक में भी पॉजिटिविटी देखने मिल रही है, बट बाकी ओवरऑल अभी फ़िलहाल इसके अंदर में कोई मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ी या मंदी ऐसा होगी ऐसा फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, तो बेटर रहेगा अभी अवॉइड करें इस स्टॉक को। इंडसइंड बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी जिस तरीके का पैटर्न बना हुआ है, क्लियरली सब पैटर्न हमको रिवर्सल की तरफ इशारा कर रहे हैं। बट जैसा मैंने कहा कि अभी गैप से जो गैप्स हैं, ये सारे गैप्स कभी भी फिल हो सकते हैं, 1 दिन में भी हो सकते हैं, 10 दिन में भी हो सकते हैं, 1 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। तो गैप फिलिंग के लिए कोई समय नहीं है, गैप फिलिंग हमेशा मार्क करके रखनी चाहिए। और जब भी ये गैप फिल होते हैं तो बड़ी गिरावट के साथ या बड़ी तेज़ी के साथ होते हैं। अब इमीडिएटली हमें अगर देखें तो अभी इमीडिएटली गैप फिल होते हुए सारे स्टॉक्स में दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कि कल के दिन में इसमें भी गैप फिलिंग आपको दिखाई दे, लेकिन गैप फिलिंग के बाद में कैसा रिएक्ट करेगा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए 950 एक बहुत बड़ा हर्डल है, मुझे लगता है किसी के पास लॉन्ग पोजीशंस है तो मैक्सिमम अपना टारगेट 950 940 के आसपास रखें, और अदरवाइज अभी फ्रेश लॉन्ग्स बनाने का तो कोई व्यू नहीं है, बाउंस में एग्जिट करने का ही व्यू है। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलते रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।